नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। संभल में जामा मस्जिद विवाद में आज वो खुलासा जो इस मामले का रुख बदल सकती है, वो सबूत जो इतिहास के पन्नों से लेकर मस्जिद की बुनियाद और दीवारों में दर्ज है, जिसे छिपाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। देश का मूड मीटर में आज उसी का करेंगे एक्सक्लूसिव खुलासा। मूड मीटर की दूसरी स्टोरी महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत से, जहां एक दिन बाद चुनावी नतीजे आने वाले हैं। बताएंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को आखिर किस बात का डर सता रहा है और उस डर से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी की गई है। लेकिन सबसे पहले बात संभल विवाद की, जिस पर हो रहे हंगामे का रुख एक रिपोर्ट ने बदल दिया है। तो जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी संभल के जामा मस्जिद विवाद में जब 2 दिन पहले कूदे तो उनके तेवर धमकाने वाले थे। अरशद मदनी ने तब यह बयान दिया था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश देश के लिए खतरनाक हो सकती है। इससे धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा है। मदनी ने यह भी कहा था कि इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हुए। मदनी ने इतिहास के सच और झूठ का इस्तेमाल, जिस शब्द का इस शब्द जो इस्तेमाल किया, वो बहुत चालाकी से किया ताकि देश के मुस्लिम तबके में संभल को लेकर भ्रम फैलाया जा सके। लेकिन मौलाना मदनी को नहीं मालूम कि संभल में इतिहास का गड़ा मुर्दा अब बोल उठा है, जिसके बाद संभल के शाही जामा मस्जिद की असल तस्वीर खुलकर सामने आने लगी है। जिस हरिहर मंदिर के दावे को मुस्लिम पक्ष हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसके पक्ष में वो दस्तावेज सामने आ गए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि हरिहर मंदिर का दावा हवाई नहीं। इसके पीछे का पौराणिक प्रमाण तो हिंदू पक्ष पहले से ही गिना रहा था। अब इसका ऐतिहासिक सबूत भी सामने आ गया है, जो 125 साल पुराना ब्रिटिश राज का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या है वो महत्वपूर्ण दस्तावेज? संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर था, इसके क्या सबूत उस दस्तावेज में हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक नजर में आज दिन भर की हलचल को जरा देखिए। संभल में आज जुमे की नमाज थी, लेकिन उससे पहले शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद को और हवा देने के मकसद से एक विवादित पर्चा बांटा गया और बड़ी तादाद में जामा मस्जिद में लोगों को जुटने को कहा गया। भारी संख्या में लोग जुटे भी, लेकिन प्रशासन ने सख्त रुख दिखाते हुए सब कुछ कंट्रोल में रखा। संभल विवाद पर मुस्लिम सेंटीमेंट को उकसाने में जुटे समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी एक तरीके से वहां आकर नमाज पढ़ी और बर्क ने संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो सारी बातें कही, वो पहले भी मुस्लिम पक्ष लगातार दोहराता रहा है। लेकिन इस मस्जिद में चौंकाने वाली सच्चाई ऐसी है कि जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिसका हवाला अंग्रेज पुरातत्वविद एसीएल कार्लाइल ने अपनी रिपोर्ट में आज नहीं बल्कि करीब 125 साल पहले उन्होंने दर्ज कर दिया। एसीएल कार्लाइल की वही की जो रिपोर्ट है, उसके बारे में हम बताएं उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि एसीएल कार्लाइल कौन थे और उनका क्रेडेंशियल क्या था। तो ये वही अंग्रेज अफसर थे जिन्होंने भारत में कई महत्वपूर्ण पुरातत्विक खोजों को अंजाम दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पुनर्जीवित किया, कपिल वस्तु, कुशीनगर और रामपुरवा और सुहागी घाट में प्राचीन भारतीय सभ्यता के अवशेष ढूंढे। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर बहुत सारे पुरातत्विक खोज की और जिसे दर्जनों एएसआई रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। उसी में से एक रिपोर्ट है
जो 1874 से 1876 के बीच की है, जब कार्लाइल ने भारत में गंगा यमुना के दोआब और गोरखपुर का दौरा किया था। उस समय की यह रिपोर्ट है और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, और इसी रिपोर्ट में संभल की जामा मस्जिद का भी जिक्र है। कार्लाइल ने संभल में कई महीने गुजारे और उसी दौरान शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट बनाई, जो 3 साल बाद 1979 में छपी। अरशद मदनी और शहाबुद्दीन रिजवी जैसे मौलाना और यूं कहे कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को कार्लाइल की यह रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि संभल में शाही जामा मस्जिद के नीचे किस सच को छुपाया गया है। अंग्रेज अफसर कार्लाइल को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान क्या क्या दिखा और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या लिखा, आपको मैं ये जरा डिटेल से अभी बताऊंगा, और आप खुद देखिए और समझिए कि जो कार्लाइल ने देखा और अपनी रिपोर्ट में जिसे दर्ज किया, वो जो संभल की जामा मस्जिद है उसको लेकर क्या कहती। उस रिपोर्ट में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि ये 1879 की एएसआई सर्वे रिपोर्ट है, और ये अंग्रेज अफसर जो कार्लाइल हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। और ये आप देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसमें से कुछ उसका पॉइंट मैंने उठाकर यहां रखा है, उसको पढ़िए। उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। तो एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है वो ये कि इसका गुंबद, इस जो अभी जामा मस्जिद है उसके बारे में जो उन्होंने देखा उस पर उन्होंने क्या कहा। ये 1879 में उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट छपी उसमें उसका जिक्र है कि इसका गुंबद ईंटों का बना हुआ है, और कहा जाता है कि प्रसिद्ध हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसे बनवाया और उनके दान के पैसों से संभल में बड़े बड़े निर्माण हुए। ये उस मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है जिसे आज शाही जामा मस्जिद कहा जाता है। उस मस्जिद की गुंबद को लेकर यह बात कही गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें है, इस रिपोर्ट में जरा उस पर गौर करिए। उसमें कहा गया कि जो गोलाकार गुंबद है वो अष्टकोण पर खड़ा है। अष्टकोण, आप समझ, जो हिंदू धर्म को थोड़ा भी जानते हैं वो अष्टकोण की अहमियत और उसका धार्मिक महत्व अच्छी तरह समझते हैं। तो कह रहे हैं कि वो अष्टकोण पर खड़ा है और अष्टकोण एक वर्गाकार बनावट है, बनावट पर निर्मित है, और बीच में जो चौकोर बनावट है उसकी दीवारें हिंदू मंदिर की बनावट वाली हैं, जिसमें बड़ी ईंटें लगी हुई है और उसके पीछे पत्थर है। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो गोलाकार गुंबद है उसके नीचे वो जो उसका जो बेस है वो अष्टकोण है, और जो कि चौकोर है। और अष्टकोण चूंकि एक हिंदू निर्माण शैली से जुड़ी हुई चीज है और एक धार्मिक महत्व भी है इसका, यह जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही उसमें उन्होंने कहा कि इसकी दीवार पर मुस्लिम शासकों ने जो प्लास्टर चढ़ाया उससे दीवार की असली पहचान छिप गई है। उनका स्पष्ट रूप से मानना है, उन्होंने इस बात को उन्होंने देखा और उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया कि इसकी दीवार पर मुस्लिम शासकों ने बहुत मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो हिंदू पहचान है वो छिप गई है, उससे ढक गई। जरा आप अगली रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट की जो अगला पॉइंटर है, उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मुसलमानों ने यहां के ज्यादातर पत्थर उखाड़ दिए, खास तौर से वो पत्थर जिसमें हिंदू पहचान थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके पहले जो यहां पर स्ट्रक्चर था, इस मस्जिद के पहले जो यहां पर इमारत थी वो एक हिंदू मंदिर था, और हिंदू मंदिर होने के नाते उसके पत्थरों पर जो नक्काशी की गई थी, जो मूर्तिकारी थी, उस सब को तोड़ दिया गया, उसको उखाड़ दिया गया, ताकि उसकी पहचान बाद में हिंदू मंदिर के तौर पे मुकम्मल नहीं रह सके। और उन्होंने यह भी कहा कि उन पत्थरों से रास्ता बना दिया गया, जो पत्थर तोड़े गए जिस पर कि हिंदू धार्मिक पहचान थे, उनको रास्ता बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया, और जिससे हिंदू बनावट नीचे की तरफ कहीं छिप गई। यह स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे सबूत मिले हैं
जो बता रहे थे कि ये दीवारें पहले बेहद मोटी थी जब इनके ऊपर पत्थर मढ़े हुए थे। तो ये बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एकदम क्लियर कट, बहुत स्पष्ट शब्दों में दर्ज की। चौथा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट में, वो ये कि प्रांगण के बाहर की ओर जाते हिस्से की तरफ जब मैंने खुदाई की तो क्या कहते हैं, क्या मिला वहां, तो वहां लाल बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियों के टूटे फूटे हिस्से मिले। उसमें एक बांसुरी के आकार वाला खंभा भी था। ये उन्होंने अपनी अगली जो बात उसमें कही है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जब खुदाई की वहां पे उस प्रेमाइस की, उसके कैंपस की, तो उनको लाल बलुआ पत्थर के मूर्ति के अवशेष मिले, मूर्ति के टुकड़े मिले। भाई जाहिर सी बात है कि मस्जिद में मूर्ति का कोई काम नहीं, वहां मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। लेकिन अगर मस्जिद के प्रांगण में अगर मूर्तियों के अवशेष मिल रहे हैं तो ये किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये समझने के लिए आपको कोई बहुत जीनियस होने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उनकी रिपोर्ट में, कि हिंदू वास्तुकला वाली इस बनावट में असल में पूर्व की तरफ बस एक प्रवेश द्वार हुआ करता था, लेकिन बाद में, यानी वो कह रहे हैं कि जो कि 8 फुट चौड़ा था, लेकिन बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां पर 4 और दरवाजे बना दिए जो 6-6 फुट चौड़े थे। तो उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल जो वो पूरा कैंपस हुआ करता था उसकी चहारदीवारी में सिर्फ 8 फीट का एक दरवाजा हुआ करता था, लेकिन जब इस मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में तब्दील किया गया तो उसके चारों तरफ से दरवाजे खोल दिए गए और 6-6 फीट के दरवाजे बना दिए गए। तो ये सारी बातें उन्होंने, कार्लाइल ने अपनी सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 25 और 26 पे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। और इस सर्वे रिपोर्ट में एक पूरा ब्यौरा है जिससे कि जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब मुस्लिम पक्ष को देना चाहिए और संभवतः कोर्ट में भी ये सवाल उठेंगे। जैसे मसलन सवाल है कि अगर बाबर के आक्रमण से पहले, या यूं कहें कि बहुत पहले, हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने जिस जो इमारत थी उसका जीर्णोद्धार कराया था, उसके गुंबद का जीर्णोद्धार कराया था, जिसके बारे में कार्लाइल अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं, तो गुंबद वो किस इमारत की थी? क्या वो इसी मस्जिद की गुंबद जिसका कि जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान ने कराया था? जाहिर सी बात है कि वो मस्जिद का गुंबद नहीं होगा, वो निश्चित रूप से एक मंदिर का गुंबद था। सवाल यह भी कि शाही जामा मस्जिद जिस बुनियाद पर खड़ी है उसकी बुनियाद में अष्टकोण कैसे आ गया, और वो अष्टकोण भी चतुर्भुजाकार बनावट का है जो कि हिंदू स्थापत्य शैली से जुड़ा हुआ है, और मस्जिद के नीचे उसकी मौजूदगी क्या बताती है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिल्कुल इसी तरीके से का अष्टकोण, चतुर्भुजाकार अष्टकोण राम मंदिर के नीचे, यानी कि अयोध्या में जो विवादित ढांचा था उसके नीचे भी बिल्कुल इसी तरह का अष्टकोण मिला, जो कि एक तरीके से इस देश के प्राचीन हिंदू मंदिरों के जो निर्माण शैली है उसकी खासियत रही। और जो नया मंदिर बनाया गया है उसमें भी वो अष्टकोण बनाया गया है, क्योंकि हिंदू मंदिरों के निर्माण में ये इसका एक खास महत्व है। सवाल और भी है। सवाल है कि कार्लाइल की रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि मूर्तियों को तोड़कर शाही जामा मस्जिद का रास्ता बनाया गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो, इसके लिए क्या एएसआई से इसका पूरी तरीके से सर्वे नहीं कराया जाना चाहिए? और अगर कराया जा रहा है या कराने की बात की जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? किसी को इसमें बेचैन होने की जरूरत क्या है? संयोग यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को समझते हैं। उन्होंने कार्लाइल की रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा हुआ तो संभल के जो शाही जामा मस्जिद में बहुत सारे राज हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर भी मानते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और सर्वे कराने में कोई आपत्ति नहीं।
आपको मौलाना यासूब अब्बास का एक बयान सुनवाता हूं। देखिए, जहां तक के संभल में मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, चर्च हो, सिनेगाग हो, आदमी मन की शांति के लिए यहाँ के ऊपर जाता है। लिहाजा कम से कम मंदिर और मस्जिद को जो है सियासत में नहीं जोड़ना चाहिए, सियासत में नहीं देखना चाहिए। वहाँ के ऊपर अगर मंदिर है या मस्जिद है, ये काम जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हवाले किया जाए। वहाँ के जिम्मेदारों की एक कमेटी हिंदू मुसलमानों की बना दी जाए। कोई खून ना हिंदू का गिरे ना मुसलमान का गिरे मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर। तो अभी तक जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, जो बातें बताई, जो सबूत पेश किए, वो ACL कार्लाइल जो कि एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये सारे सबूत हमने आपको बताए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ACL कार्लाइल की रिपोर्ट में ही इस बात का जिक्र है कि जो संभल की जामा मस्जिद है वो असल में कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था, और बल्कि इसके जो प्रमाण हैं वो कई जगह बिखरे हुए हैं, कई रूपों में दर्ज है, इतिहास में भी दर्ज है, और उस मस्जिद की बुनियाद में दर्ज है, उसकी दीवारों पे खुदी हुई है, उसके गुंबदों में दर्ज है। संभल की जो जामा मस्जिद का जो हिंदू मंदिर होने का प्रमाण है, वो ASI का एक और प्रमाण उसमें जुड़ा हुआ है, और वो है मस्जिद में एक जो शिलालेख है उस पर क्या लिखा गया था, वो ASI की रिपोर्ट में दर्ज है। और ASI की रिपोर्ट में यह दर्ज है कि मस्जिद में मौजूद शिलालेख जिस पर कि ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि इसका निर्माण 933 हिजरी साल में पूरा हुआ था, और हिंदू मंदिर से इसे मस्जिद में बदलने वाला शख्स मीर हिंदू बेग है, जो कि बाबर का दरबारी सिपह सलार था। इस पर इतिहासकार क्या कहते हैं, एक बार आपको वो भी सुनवाता हूं, क्योंकि ये जो बातें हैं वो शिलालेखों में दर्ज, जो इतिहास का हिस्सा है, लिखित इतिहास का हिस्सा है। एक बार सुनिए जरा। अब मुगल पीरियड के अंदर उन लोगों ने एक मंदिर, दो मंदिर नहीं, सैकड़ों मंदिर को उन्होंने कन्वर्ट किया है। और मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे थे, गलत थे। उस समय उनकी स्ट्रेटेजी ये होती थी कि भाई किसी को वॉर हो रही है एंड दे सेड कि लव एंड वॉर में एवरीथिंग इज फेयर, तो आप जनता को कैसे डिमोरलाइज नहीं करेंगे। आज आप जो ज्ञानव्यापी मास की बात करते हैं, ज्ञानव्यापी मास के अंदर अक्सर कहा जाता है कि इसकी सीढ़ियों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं। क्या आप उनको पत्थर की कमी थी? उनको बना सकते थे सीढ़ी ऐसे भी, पर वहाँ क्यों लगाया उन्होंने सीढ़ी को? इसलिए लगाया कि आपको डिमोरलाइज करने के लिए। तो ये तो मस्जिद की बात हुई। अब जरा उस मंदिर के बारे में भी जानिए और समझिए कि ये मंदिर हिंदुओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और जिस हरिहर नाथ मंदिर की ये बात कही जा रही है, जिसे तोड़कर जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, जिसे शाही जामा मस्जिद बना दिया गया, वो मंदिर क्या? तो उस मंदिर के साथ सनातन के भविष्य की भी बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई। ऐसी मान्यता है, जिस मंदिर में भगवान विष्णु के कल की अवतार होने की भविष्यवाणी है, हिंदू धर्म ग्रंथों में सदियों पहले जिसका कि जिक्र किया जा चुका है, हिंदू समाज के लिए उसके क्या मायने हैं, यह समझने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप हिंदू ही हो, गैर हिंदू भी इसे बखूबी समझ सकता है। आपको बता दूं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में संभल के हरिहर मंदिर को 68वां सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, और हरिहर नाथ मंदिर को शाही जामा मस्जिद में तब्दील करने से जुड़ी इतिहास में बहुत सारे और भी तथ्य हैं, वो भी एक बार आप जानिए। तो ऐतिहासिक तथ्य यह है कि बाबर ने सन 1526 में भारत पर हमला किया, और अगले 5 साल यानी कि 1530 तक उसकी मुगल सेना हिंदुस्तान में मारकाट मचाती रही। उसके निशाने पर हिंदू और उसके पवित्र मंदिर दोनों थे। 1526 से 1530 के दौरान उसके फरमान पर 3 शाही मस्जिदें बनाई गई, और जिसमें एक संभल में बनाई गई, जिसका कि जिक्र अभी मैं कर रहा हूं, और जिसे कि शाही जामा मस्जिद कहा जाता है।
दूसरा पानीपत की शाही मस्जिद है और तीसरी अयोध्या की मस्जिद। तीनों मस्जिदों को हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। संभल की शाही जामा मस्जिद के लिए यह कहा जाता है कि इसमें जो पहली ईंट लगाई गई वो ईंट बाबर ने भेजी थी। बाबर ने यहां पहली ईंट क्यों लगाई यह समझना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यहां से सनातन की अगली क्रांति होनी थी। कलयुग में कल की अवतार होना था, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में दर्ज है, लिखा हुआ है। और बाबर सनातन की इस मान्यता को ध्वस्त करना चाहता था। राम मंदिर के मामले में भी उसकी यही सोच थी और उसने वो दोनों ही मकसदों में कामयाब रहा। सनातनी पहचान मिटाने की जो कोशिशें बाबर ने की उसका जिक्र कई जगहों पे मिलता है और कई तरीके से मिलता है। हमने एसीएल कार्लाइल की रिपोर्ट आपको दिखाई, जो कि एक सर्वे रिपोर्ट, जो कि एक पुरातात्विक रिपोर्ट है, एक आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है, और उसमें यह बातें विस्तार से बताई गई है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, या यूं कहें कि जो मौजूदा मस्जिद है, वो कैसे कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था, उसके क्या क्या प्रमाण उन्होंने देखे, उसके क्या क्या अवशेष देखे उन्होंने, ये उसका जिक्र उसमें किया है। लेकिन हरिहरनाथ मंदिर को कैसे मस्जिद में तब्दील किया गया, इसको लेकर भी बहुत सारे हमने शिलालेख का जिक्र किया। लेकिन बहुत सारी किताबें जो कि मुस्लिम स्कॉलर्स ने लिखे, जो कि बाबर और अकबर के दरबारियों ने लिखे, उनकी किताबों में कैसे दर्ज है, एक बार वो भी आपको देखना चाहिए। अकबर के दरबारी थे अबुल फजल, और उन्होंने बाबरनामा जो लिखा उसका अंग्रेजी अनुवाद ट्रांसलेटर बेवरेज ने किया, अंग्रेज ट्रांसलेटर, उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसके पेज नंबर 687 पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बाबर के फरमान पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में बदल दिया। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर और इतिहासकार डॉक्टर ओम जी उपाध्याय कहते हैं कि बाबरनामा के अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जहां पर कि इसका उल्लेख मिलता है। अबुल फजल की आईने अकबरी और तारीखे बाबरी में भी संभल के मंदिर को तोड़ने का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जिक्र है। इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष का जो तर्क है, हिंदू पक्ष, इतिहासकारों और पुरातत्व के जो पुरातात्विक सबूत हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। संभल की जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जफर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि यह मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई और मस्जिद के हिंदू मंदिर होने के कोई निशान नहीं। एक बार उनको भी सुनिए। जो इनकी पद्धति थी, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, नष्ट भ्रष्ट किया, और जो खास करके हमारे हिंदू समाज के पॉपुलर इमेजिनेशन में जो हमारी आस्था के सबसे बड़े केंद्र थे, वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, संभल हो, इस तरह की जगहों पे भोजशाला हो, 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया, 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब परिसर में मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। इस तरह से जो ऐसे स्थल जो हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक थे। तो ये हमने आपको ओम जी उपाध्याय की बाइट सुनाई, जो इतिहासकार हैं, और वो बता रहे हैं, अभी आपको बता रहे थे कि कैसे जो बहुत सारी ऐसी हिंदुओं के ऐसे धार्मिक स्थल थे जिनको कि तोड़कर उसे इबादतगाह बना दिया गया, मस्जिद बना दी गई, या उसे यूं कहे कि सिर्फ तोड़कर उसे जमींदोज कर दिया गया। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि संभल का जो मस्जिद है, संभल की जो मस्जिद है, उसमें उसके हिंदू मंदिर होने के कोई निशान नहीं है और ये सब बिल्कुल ही बेतुकी बातें हैं, तो उसमें एक बात स्पष्ट तौर पे समझने की जरूरत है। अगर आज उस मस्जिद में निशान नहीं मिल रहे हैं तो उसकी भी वाजिब वजह। कार्लाइल की जो सर्वे रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने पहले किया, उसमें क्या लिखा गया? उस रिपोर्ट में बताया गया है
कि संभल की शाही जामा मस्जिद की हिंदू पहचान को कैसे समय समय पर छिपाया गया, उसे तोड़कर खुरचकर हटाया गया, या उसे किस किस तरीके से छिपाया गया, उसको लेकर उन्होंने विस्तार से बताया। कार्लाइल ने अपने सर्वे में बताया कि कैसे शाही जामा मस्जिद की दीवारों पर मोटा प्लास्टर चढ़ा दिया गया ताकि उसकी पहचान बदल जाए। और ऐतिहासिक दस्तावेज भी बताते हैं कि संभल की मस्जिद में कई बार निर्माण कार्य हुआ। लेकिन अब जब सच सामने आ रहा है तो बहुत सारे लोग, खास करके कट्टरपंथी सोच वाले लोग, मुसलमानों को उकसाने पर उतर आए और दलील दी जा रही है कि इस मामले में एक ही दिन में कोर्ट ने कैसे सुनवाई कर दी और कैसे आदेश भी दे दिया, और आदेश होते ही कैसे तुरंत सर्वे भी शुरू हो गया। ये सारी दलीलें असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश दिख रही। लेकिन अंग्रेज अफसर कार्लाइल की सर्वे रिपोर्ट इन सारे सवालों पर ताला लगा दी। बड़ा सवाल तो अब यह है कि क्या संभल की मस्जिद के अंदर जो सच दबा हुआ है उसको एएसआई सर्वे के जरिए सामने लाया जाएगा। फिलहाल इंतजार 29 नवंबर का है, जब संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी और उसके बाद एक तरीके से यह नई रिपोर्ट से तय हो जाएगा कि जो संभल की शाही जामा मस्जिद है असल में हरिहरनाथ मंदिर थी या नहीं। तो अब मूड मीटर की दूसरी स्टोरी का रुख करते हैं और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजे अब आने ही वाले हैं, बस कुछ घंटे का इंतजार बाकी है। लेकिन इसको लेकर कैसे लोग डरे हुए हैं, खास करके राजनीतिक पार्टियों को किस किस तरीके का डर सता रहा है, जरा वो स्टोरी आपको मैं दिखाता हूं, उसकी कुछ इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो पूरे देश की नजर इस वक्त 3 राज्यों पर टिकी हुई है। कल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के नतीजे आएंगे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो 9 सीटों के उपचुनाव हुए हैं उसमें कौन बाजी मारेगा, इसका भी पता कल ही चल जाएगा। और इन नतीजों से स्पष्ट हो जाएगा कि देश में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चला है या फिर विपक्ष के नैरेटिव ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन इन नतीजों से पहले राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है, खासकर महाराष्ट्र में। राजनीतिक पार्टियों की तैयारी ऐसी लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में जैसे कोई बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होने वाला है नतीजों के साथ साथ, कुछ वैसा ही जैसे 2019 में हुआ। क्या क्या हो रहा है इस बार, और एक बार जरा देखिए और समझिए इसके जरिए कि आखिर ये जो नतीजे आने वाले हैं इसको लेकर पार्टियों की उम्मीदें क्या है और वो किस तरह के नतीजे की उम्मीद कर रही है और उसके लिए वो क्या तैयारी कर रही है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जरा कांग्रेस की तैयारी के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये कही जा रही है कि विधायकों के तोड़फोड़ का डर जो है वो कांग्रेस पार्टी को सता रहा है, और इस तोड़फोड़ से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, जरा उस पर भी गौर करिए। कि विधायकों को एयरलिफ्ट करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है, स्पेशल विमान का इंतजाम किया गया है, हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि हर जिले में एक हेलीकॉप्टर की तैनाती का पूरा प्लान है, ताकि जैसे ही विधायकों को उनका सर्टिफिकेट मिले उसके तुरंत बाद उनको वहां से एयरलिफ्ट करके मुंबई ले आया जाए और फिर उसके बाद उन्हें कर्नाटक या तेलंगाना में भेज दिया जाए। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि जीतने वाले उम्मीदवारों को किसी तरीके से उनको तोड़फोड़ करके जो कोई दूसरा राजनीतिक समीकरण सेट करने की कोशिश नहीं की जाए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को सभी विधायकों से संपर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी है, और विधायकों को एयरलिफ्ट कराने की जो जिम्मेदारी है वो विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार को सौंपी गई। और इससे पहले कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जो कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे उनको उसके तत्काल बाद मुंबई ले आया जाएगा, और इन सभी को एक जगह पर एक ही होटल में रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें या तो तेलंगाना में शिफ्ट किया जाएगा या हो सकता है कि उन्हें कर्नाटक भेज दिया जाए।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को अपने गठबंधन के क्लियर कट मेजॉरिटी हासिल करने या कोई बड़ी जीत हासिल करने की जो उम्मीद है उसे ऐसी लग नहीं रही है। उसे लगता है कि लड़ाई कांटे की रही है और नतीजे भी हो सकता है कि उसी तरीके से आए। ऐसे में अपने कुनबे को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर रिजल्ट में दोनों गठबंधन के नंबर आसपास आए तो तोड़फोड़ शुरू हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बचाने की पूरी तैयारी कर रखी है। नंबर थोड़े कम हुए तो निर्दलीय विधायकों को अपने साथ लाने की तैयारी भी चल रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष यह दावा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ऑल इज वेल है और वो सरकार बनाने की पूरी तैयारी में है और निर्दलीय उम्मीदवारों से भी संपर्क साधा जा रहा है। नाना पटोले ने दावा किया, लेकिन तोड़फोड़ का खतरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को दिख रहा है। उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े सिपहसालार संजय राउत को भी अपने विधायकों के खरीद फरोख्त का डर सता रहा है और संजय राउत ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों पर खोखे वालों का प्रेशर होगा। खोखा समझते होंगे आप? खोखा मतलब पेटी और खोखा, इस तरह की जो चीजें हैं वो मुंबई के उसमें रिश्वत और उसके लिए चीजें चलती है। एक खोखा मतलब शायद 1 करोड़। इसलिए वो कह रहे हैं कि खोखे वालों का प्रेशर होगा, इसलिए उन्हें हम एक होटल में रखेंगे। यानी कि सारे लोग, सारी पार्टियां अपने अपने विधायकों की गोलबंदी और उनको एकजुट रखने की पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई। तो संजय राउत के बयान से एक बात स्पष्ट है कि महाविकास आघाड़ी में एग्जिट पोल आने के बाद से एक तरह की टेंशन है और ज्यादातर एग्जिट पोल में जैसा कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। इसलिए महायुति जो है अपने इस रिजल्ट को लेकर वो भी थोड़ा अलर्ट मोड में है और उसे लगता है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है तो उसे भी किसी तरीके से इसमें चूकना नहीं है। और जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं या वो ये बता रहे हैं कि महायुति ने भी अपने विधायकों को जल्दी से जल्दी मुंबई लाने के लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन बुक करना शुरू कर दिया है। और चुनाव प्रचार के दौरान महायुति ने 5 हेलीकॉप्टर और 4 चार्टर्ड प्लेन तैनात किए थे और इन्हीं के जरिए रिजल्ट आने के बाद विधायकों को मुंबई लाने की तैयारी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोई मौका कोई चूकना नहीं चाहता। उनको लगता है कि किसी तरीके से अगर नतीजों में थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुआ तो उनको उसके लिए तैयार रहना है। तो नतीजे कैसे आएंगे और नतीजों का रुख क्या होगा, अगर ये जानने की जाहिर सी बात है पूरे देश को बेचैनी है। तो टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे तेज नतीजों के लिए कल सुबह से जरूर आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहां पर दोनों ही राज्यों और बल्कि यूपी उपचुनाव को लेकर भी सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। हमें दीजिए इजाजत। ब्रेक